नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ने ऑनलाइन चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, उसका जो पार्ट 3 है वो आज आ रहा है। और चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है और जैसे ही आपको कोई नया वीडियो डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने छोड़ा था कल, वो छोड़ा था राणा लाखा के ऊपर, उस उनके हंसाबाई के, राणा लाखा और इनका हंसाबाई का विवाह हुआ था और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो अपने कल बात की थी और पुत्र की नाम था मोक्कल। चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोक्कल से। और मोक्कल का जो शासनकाल था वो था 1421 से लेकर 1433 ईस्वी को। और जो इनके जो मोक्कल के मामा थे उनका नाम था रणमल। चलिए ये बात हो गई। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोक्कल की हत्या है वो जो क्षेत्र सिंह के, मैंने आपको बताया था कि चाचा व मेरा आगे काम आएंगे, तो आपने याद रखे होंगे शायद चाचा व मेरा, जो कि सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि चाचा मेरा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था, इस मोक्कल की 1433 ईस्वी में हत्या कर दी थी। ये तो था मोक्कल का कार्यकाल। और मोक्कल ने इस कार्यकाल में क्या क्या करवाया था, उसने चित्तौड़ में एक तो करवाया था द्वारिकानाथ विष्णु मंदिर का निर्माण, द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण। और एक इसने एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका नाम था समिदेश्वर का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। ये दो कार्यकाल में इसके काम हुए थे और इसकी हत्या 1433 ईस्वी में चाचा व मेरा ने कर दी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट शासक की बात कर लेते हैं, जो महान प्रतापी शासक हुआ है उसका नाम है महाराणा कुंभा। ये शासक विद्वानों का आश्रयदाता, कुशल साहसी, कुशल घुड़सवार, संगीतज्ञ, संगीत प्रेमी इसे कहा गया है। चलिए इनके शासनकाल की बात कर लेते हैं। 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और साहब इन्होंने क्या किया, 1433 ईस्वी में मेवाड़ का ये शासक बना। ठीक है, 1433 में जैसे ही मेवाड़ का शासक बना तो रणमल ने चाचा व मेरा की हत्या कर दी। जो रणमल इसका मामा था मोक्कल का, इसने क्या किया था, चाचा व मेरा की, रणमल ने चाचा व मेरा की हत्या कर दी। और क्या किया इसने मेवाड़, क्योंकि ये मेवाड़ इसने अपनी बहन दी थी हंसाबाई, तो मेवाड़ पर इसने क्या किया, आधिपत्य, अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, जो मेवाड़ी सामंत थे, जो अपने मारवाड़ में भी ये पढ़ा था कि मेवाड़ी सामंतों ने इस रणमल की एक प्रेमिका थी बारमली, उसको मिलाकर उसको रणमल को जहर दे दिया था और इसकी हत्या करवा दी थी। चलिए इसका काम तमाम हो गया, चाचा मेरा का काम तमाम हो गया। अब बात करेंगे सिर्फ कुंभा की। और कुंभा ने रणकपुर शिलालेख के अनुसार कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी और आबू पर अपना अधिकार कर जो राज्य का विस्तार किया था, यानी इसने आते ही राज्य विस्तार किया। चलिए ये तो नॉर्मल सी बात होगी। उसके बाद में जो युद्ध की बात कर लेते हैं। युद्ध, एक इसके काल में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध और ये हुआ था 1437 ईस्वी में। चलिए इसकी भूमिका बनाते हैं युद्ध की। यहाँ पर था मालवा का शासक नाम था महमूद खिलजी। चलिए और इधर कुंभा खुद है। चलिए युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो क्या हुआ, कोई तो विजय होगा, और ये विजय हुआ कुंभा, ये विजय होगा। लेकिन इस युद्ध का जो कारण है वो कारण अपने को पता चलता है, और कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ये महमूद खिलजी था, इसने क्या किया था, चाचा का एक पुत्र था, जो चाचा व मेरा थे, चाचा का एक पुत्र था, उसका नाम था मैपा पंवार। उसको सैनिक सहायता प्रदान की थी, यानी इसको कुछ न कुछ सहायता दी थी, शरण दी थी। इसकी वजह से ये युद्ध हुआ था और इसमें कुंभा विजय हुआ था। और साहब अब विजय होगा तो धूम धड़ाका होगा, तो इसने भी धूम धड़ाका करने की कोशिश की और इसने इस विजय के उपलक्ष्य में क्या क्या करवाया था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण इस सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया था। चलिए कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ की बात आ गई तो अपन इसी को यहीं से डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये एक 9 मंजिला इमारत है, ठीक है, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ तो 9 मंजिला इमारत, और इसकी ऊंचाई है वो 120 फीट ऊंची है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके जो निर्माण हुआ था वो 1440 में स्टार्ट हुआ था और 1448 में जाकर ये इस
इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। चलिए, इसके अंदर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसलिए ये हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी इसे कहते हैं। अन्य नाम है इसके हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। उसके बाद में ये इसको है ना भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं, मूर्तिकला का विश्वकोश। इसके अलावा ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसमें जो इसके रचयिता थे उनकी बात कर लेते हैं। इनके जो रचयिता थे, कीर्ति स्तंभ के रचयिता थे कवि अत्रि। ठीक है, लेकिन कवि अत्रि का क्या हो गया, निधन हो गया। अब निधन हो गया तो बीच में अधूरा काम है वो कोई न कोई पूरा करेगा, तो इनके पुत्र ही थे, अत्रि पुत्र महेश ने इसका पूरा निर्माण, पूरा काम किया था। कीर्ति स्तंभ के रचयिता थे ये। उसके बाद में बात कर लेते हैं, कोई इसका निर्माण करता होगा तो निर्माण करता या सूत्रधार की बात कर लेते हैं, निर्माण करता या सूत्रधार। तो ये साहब कौन थे, ये थे जेता थे, और उनके पुत्र थे नापा, पोमा, और कई किताबों में पूंजा भी दिया हुआ है। तो ये जेता, नापा, पोमा, इस प्रकार आप याद रख लेना। तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यहाँ पर पूरी होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कुंभा के शासनकाल में घटित घटना है उनकी मैं बात कर लेता हूँ। उनके काल में एक संधि आवल बावल की संधि हुई थी। इस संधि की मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये संधि क्या थी, आवल बावल की संधि। ये साहब 1453 की घटना है, ठीक है। और ये आवल बावल की संधि हुई थी वो पाली के आसपास हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं। इधर था रणमल, और रणमल का एक पुत्र था जोधा। इसका जो शासन था, प्रभुत्व था, नागौर व मेड़ता और भी क्षेत्र थे, लेकिन ये इसने क्या किया, नागौर व मेड़ता का क्षेत्र है वो किसने छीन लिया, कुंभा ने यहाँ पर नागौर और मेड़ता का क्षेत्र जोधा से छीन लिया। और छीन लिया तो भाई अब फिर फलस्वरूप क्या किया, हंसाबाई ने यहाँ पर मध्यस्थता की, यानी बीच बचाव किया, और ये क्षेत्र वापस किसको दिलवाए, जोधा को। वो ये वापस क्षेत्र दिलवा दिए। और जो इनके बीच में 1453 ईस्वी में संधि हुई, ये क्षेत्र वापस देने के बाद जो संधि हुई, उसी संधि को ही क्या कहते हैं, आवल बावल की संधि। और इस संधि में मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मारवाड़ और मेवाड़ का सीमा का निर्धारण किस समय और कौन सी संधि के अंदर किया गया। तो ये आप बता सकते हैं 1453 के अंदर आवल बावल की संधि के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। तथा अब इसने क्या किया, जोधा ने, ये जो जोधा था इसकी एक पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, और इधर साहब कुंभा है, और कुंभा का क्या होगा, पुत्र, इसका पुत्र का नाम था रायमल, ठीक है। अब इन दोनों का इसने विवाह हो गया। और अब देखो, श्रृंगार देवी और रायमल से जो औलाद उत्पन्न होगी, यानी जो संतान उत्पन्न होगी, वो खिलाएगा राणा सांगा, जिसकी बात अपन नेक्स्ट शासकों की जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको यही बता दिया कि इनसे जो पुत्र होगा वो होगा राणा सांगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभा के शासनकाल की, एक अलग बात कर लेते हैं। इनके शासनकाल में चंपानेर की संधि हुई थी, और ये चंपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी में। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई थी। तो एक तो था गुजरात का शासक, उसका नाम था कुतुब शाह या कुतुबुद्दीन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। और एक था मालवा का शासक, जो पहले मालवा का शासक था महमूद खिलजी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या हो गई, एक संधि हो गई। और संधि का जो मूल मोटो था, यानी जो उद्देश्य था, वो क्या था, जो मेवाड़ की सीमा, मेवाड़ का जो राज्य था उसको आधा आधा बांट लेंगे, ये संधि का प्रस्ताव था। और इन्होंने क्या किया, इस संधि को लागू करने के लिए 1457 ईस्वी में इन्होंने दोनों ने क्या किया, साहब कुंभा के ऊपर अटैक किया, यानी आक्रमण किया। लेकिन कुंभा भी कहाँ चुप रहने वाला था। इस कुंभा ने इस जो संधि थी, इस अटैक था, इस युद्ध का जो विवेचना थी, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये इन दोनों को विफल कर दिया। तो ये
थी चंपानेर की संधि। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की, और मृत्यु इनकी हुई थी 1464 ईस्वी की बात है। 1464 ईस्वी में कुंभा के ही पुत्र उदा ने, कहते हैं कि सोते समय इनको मार दिया था, लेकिन कुछ कहीं कुछ भी हो, कुंभलगढ़ दुर्ग के ही अंदर एक है कटारगढ़ दुर्ग, और उसमें इनको कुंभा के पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। और इतिहास में जो उदा है उसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है, और कहीं एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का पितृहंता उदा कहलाता है। मेवाड़ का पितृहंता उदा कहलाता है। चलिए, ये सब सारी बात हो गई इनकी मृत्यु से लेकर। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनकी कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। कुंभा की उपाधियां, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं पहली उपाधि की। पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। इसका अर्थ ये होता है कि संगीत ग्रंथों का रचयिता होने का कारण, संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण। दूसरा नंबर है हाल गुरु या सेल गुरु, ठीक है। इसका मतलब होता है पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली के कारण, ठीक है। और चौथे नंबर की मैं बात कर लेता हूं, इसको उपाधि थी हिंदू सुल्तान, यानी मुस्लिम शासकों द्वारा इसको ये उपाधि दी गई थी, मुस्लिम शासकों द्वारा, ठीक है। कहीं ये भी लिखा मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा ये उपाधि दी, लेकिन दी थी बस, हिंदू सुल्तान की उपाधि थी। उसके बाद में पांचवी की बात कर लेता हूँ दान गुरु, ये दानी था साहब, इसलिए दान गुरु कहा गया था। और छठी उपाधि की बात कर लेता हूँ अश्वपति था, कुशल ये घुड़सवार था, इसलिए अश्वपति कहा गया है। सातवीं उपाधि की बात कर लेता हूँ नरपति कहा गया है इसको, ये मानवों में श्रेष्ठ था इसलिए इसको नरपति कहा गया है। और आठवीं में उपाधि की बात कर लेता हूँ राय रासो या राणा रासो, और इस उपाधि का मतलब होता है ये था विद्वानों का आश्रयदाता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों का आश्रयदाता। चलिए अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट इनकी जो जानकारी के, अपने को जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं कि कुंभा इस समय शासन किया था और इसने ये चीज़ें की थी। तो जानकारी के स्रोत की बात कर लेते हैं। इनको जानकारी के स्रोत अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये एक थे अत्रिपुत्र महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से अपने को जानकारी मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और ये इसके रचयिता थे अत्रिपुत्र महेश, ठीक है। दूसरी जो जानकारी मिलती है अपने को वो थी जयदेव की एक पुस्तक थी गीत गोविंद, और इस पर इसने कुंभा ने एक टीका लिखा था, उसका नाम था रसिक प्रिया, उससे अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरी जो मैं बात कर लेता हूं जानकारी के स्रोत में, एक कन्नड़ व्यास हुए हैं और इनकी एक पुस्तक थी एकलिंग महात्म्य, ठीक है। अब इससे ये प्रतीत होता है कि जो कुंभा था वो वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण राजनीति में रुचि रखता था। उसके अलावा जो जानकारी मिलती है वो एक मिलती है कवि जो श्यामल दास था, श्यामल दास, उसकी पुस्तक थी वीर विनोद। ये दोस्तों ये पुस्तकें घूम घूम के वापस वही आ रही है, तो आप इनको याद कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या बताया था वीर विनोद में कि कुंभा ने 84 जो दुर्ग थे राजस्थान के अंदर, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण साहब कुंभा ने अकेले करवाया था। तो ये, और उसके बाद में बात कर लेते हैं जो कुंभा द्वारा जो विभिन्न जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और ग्रंथों की बात कर लेते हैं, ये क्या था, ये गुजराती, कन्नड़, संस्कृत ये भाषाओं का जानकार था। तो इनके ग्रंथों की बात कर लेते हैं साहब। पहला ग्रंथ इनकी बात कर लेते हैं संगीत राज, ठीक है। और दूसरा था कामराज रतिसार, इस संगीत राज की मैं बता देता हूं कि ये सबसे वृहत और सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ था। और यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं कि कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो थे सारंग व्यास,
सारंग व्यास। चलिए एक इसका जो दूसरा ग्रंथ था कामराज रतिसार था, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं आपको। तीसरा जो वो है वो हरिवर्तिका, ठीक है। और चौथे की बात कर लेता हूं चंडी शतक टीका। पांचवें की मैं बात कर लेता हूं संगीत मीमांसा। छठा है इनके लिखा गया ग्रंथ रसिक प्रिया, ये अभी अपन ने बात की थी, जो कि किसने लिखा था, जयदेव की पुस्तक थी गीत गोविंद, और उसका टीका लिखा था इसने। और उसके बाद में सातवें की बात कर लेता हूँ सूड प्रबंध और संगीत सुधा, ये इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं जो कुंभा का शिल्पी था मंडन, यानी शिल्पकार बोल लीजिए, शिल्प ज्ञाता बोल दीजिए, ये था मंडन। और मंडन के द्वारा जो रचित ग्रंथ थे इनकी में हम बात कर लेते हैं। मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ है उनकी बात कर लेता हूं। पहला था रूप मंडन, और रूप मंडन के अंदर क्या था, मूर्तिकला विषयक इसमें ये ग्रंथ से संबंधित था, यानी मूर्तिकला से संबंधित ये था। दूसरा मैं बात कर लेता हूं राजवल्लभ मंडन, ठीक है। और इसमें क्या था, जो सामान्य नागरिकों के आवासीय गृह से लेकर जो राजा प्रसाद एवं नगर का रचना का विस्तृत विवरण था, यानी आम जिंदगी से लेकर खास जिंदगी तक इसका इसमें वर्णन था। तीसरे में बात कर लेता हूं प्रसाद मंडन, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया था, देवालयों के बारे में विशेष विवरण वर्णन था। और चौथे की मैं बात कर लेता हूँ वास्तु मंडन, यानी वास्तुकला से संबंधित इसमें था। और पांचवें की मैं बात कर लेता हूँ कोदंड मंडन, इसमें क्या क्या था, धनुर्विद्या से संबंधित कुछ लिखा हुआ था। चलिए ये बात कर ली। उसके बाद में बात कर लेते हैं इनके शासनकाल में जो निर्माण हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। कहते हैं इसका जो शिल्पी था वो मंडन था। चलिए ये कुंभलगढ़ के बारे में ये भी बताते हैं कि 1448 से लेकर 1458 तक ईस्वी तक ये इसका पूरा ये किया गया था। और उसके बाद में ये कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ है, राजसमंद में। चलिए कुंभलगढ़ दुर्ग के ही भीतर एक दुर्ग है, छोटा दुर्ग बोलते हैं उसे, और उस लघु दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़, जहां पर कुंभा की हत्या की थी, किसने, उद्दा ने की थी। और उसके अलावा इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक अबुल फजल होते हैं, वो क्या डायलॉग मारते हैं कि ये जो किला है ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये डायलॉग मैं लिख नहीं पाऊंगा दोस्तों, बहुत लंबा है, इसलिए आप याद रख लीजिए कि जो पगड़ी है वो सिर से गिर जाती है ऊपर देखते ही, इतना बुलंदियों पर बना हुआ है पगड़ी, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेता हूँ इनके जो अन्य और भी दुर्ग इन्होंने बनाए थे। एक दुर्ग बनाया था बोमट का दुर्ग, ठीक है, बिजनौर दुर्ग जो कि भीलवाड़ा में है, बोमट दुर्ग है वो बाड़मेर में है, अचलगढ़ दुर्ग है सिरोही में। ये इन्होंने और भी दुर्गों का निर्माण कराया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, कुंभ स्वामी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है, और एकलिंग जी का मंदिर इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, और आदिवराय का मंदिर, ठीक है। ये इन्होंने इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया था। और कुंभा के काल में रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं आप देख रहे हो, रणकपुर के जैन मंदिर, उनका निर्माण हुआ था 1444 स्तंभों के लिए। ये रणकपुर जैन मंदिर है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। 1444 स्तंभ है यहाँ पर और उनके लिए प्रसिद्ध है। और जो इनका जो जैन श्रेष्ठी था एक धर्नक, उसने ये निर्माण रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका जो रणकपुर जैन मंदिर का जो वास्तुकार था वो था दीपाक, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कुंभा समाप्त होता है और जो नेक्स्ट शासक आएंगे उनकी अपन नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और नीचे जाके कमेंट लिखिए। और ये नहीं कर सकते तो आप आसपास सफाई जरूर रखिए। धन्यवाद दोस्तों।